आजाद भारत के राजनीतिक व्यवस्था की नींव पंचायती राज बने, इस बात की वकालत सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने करी थी। गांधी जी का कहना था कि असली भारत तो ग्रामीण भारत में बसता है, रूरल इंडिया। गांधी जी का यह भी मानना था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे, गांधी जी का यह भी मानना था कि पंचायती राज जब भारत में स्थापित हो गया तो लोगों का योगदान वो कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस नए इनिशिएटिव में, जो कि है कुरुक्षेत्र मैगजीन का एनालिसिस। अभी तक आप योजना मैगजीन का एनालिसिस देखते आ रहे थे। योजना मैगजीन का एनालिसिस भी होगा, उसका वीडियो भी बहुत आप जल्द आज देखेंगे। लेकिन ये कुरुक्षेत्र मैगजीन का एनालिसिस पहली बार हम स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। और आज का जो मुद्दा रहेगा कुरुक्षेत्र मैगजीन का, ये अप्रैल एडिशन है कुरुक्षेत्र का, पंचायती राज, उसका हम बहुत ब्रीफली इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, हम पिछले सवा एक साल से योजना मैगजीन का एनालिसिस करते आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने इन इनिशिएटिव्स को बहुत प्रेज भी किया था। आप सबका प्यार बना रहा, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे आप हमें प्यार देते रहेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, लेकिन अब हमें कोशिश करेंगे हमारे कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन के इनिशिएटिव्स के द्वारा कि कैसे हम इस कंटेंट को, जैसे अभी आज पंचायती राज का कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम बहुत ही कम समय में इस कंटेंट को डिस्कस भी कर सके और समझ सके कि कैसे ये कंटेंट हमारे एस्से के लिए यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, एस्से का पेपर मेंस, देखिए अभी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, प्री के बाद आप मेंस की तैयारी तो शुरू करेंगे। एस्से का पेपर ऐसा है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपकी रैंक ऊपर नीचे लेके जा सकता है एस्से, अगर आपका स्कोर एस्से में अच्छा हो। यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका रैंक भी अच्छा नहीं आ पाएगा। और अक्सर ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो भी बच्चे अच्छा रैंक लेके आते हैं, अच्छा ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, उनके एस्से में भी मार्क्स काफी अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों, एस्से को हम और जबरदस्त और जोरदार बनाएंगे हमारे इस YouTube के इनिशिएटिव के द्वारा। और दोस्तों, साथ ही साथ ये तो चलो खैर फ्री इनिशिएटिव है हमारा कुरुक्षेत्र और योजना का, लेकिन दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम एस्से का कोर्स लेके आए हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इवेंचुअली प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस क्रैश कोर्स की तलाश में रहेंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि एस्से की प्रिपरेशन भी करना चाहेंगे, और एस्से की प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम आपके सामने ये कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसको मैं पर्सनली मेंटरशिप करूंगा इस कोर्स में। दोस्तों, इस कोर्स के जो फीचर्स हैं वो आपके सामने यहां पे मेंशन है। कंटेंट लेक्चर्स हम लेके आएंगे जो कि थीमेटिक बेसिस पे होंगे, जैसे डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, जुडिशरी, वुमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा। और साथ के साथ हम फिलोसफिकल एसेस को भी इंक्लूड करेंगे। देखिए, अब ये ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। पिछले 2-3 सालों में फिलोसफिकल एसेस काफी देखने को मिल रहे हैं, काफी ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं फिलोसफिकल एसेस में से, तो उसको भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। इस एसे के कोर्स में जूम सेशंस रहेंगे कि एसे लिखना कैसे है, कैसे आप अच्छा एसे लिख सकते हैं। थीसिस राइटिंग के बारे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एसे लिखने से पहले, एसे को अटेम्प्ट करने से पहले, एसे को लिखने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। अब एसे को अटेम्प्ट करने से पहले एक रफ फॉर्मेट में आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आप अपने एसे के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। साथ ही साथ आपको यहां पे फुल लेंथ टेस्ट्स भी देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली उन टेस्ट की डिस्कशन की जाएगी, एसे की इवैल्यूएशन भी की जाएगी। दोस्तों, ये कोर्सेज के फीचर्स आपके सामने यहां पे पेश हैं। तो अगर इसमें कोर्स की कीमत की बात करूं, अगर केवल आपने कंटेंट कंज्यूम करना है एसे के कोर्सेज का, यानी कि कंटेंट लेक्चर्स को ही कंज्यूम करना है जो कि थीम बेस्ड और फिलोसफिकल एसेस का होगा, तो उसकी प्राइस है 4499। लेकिन यदि आप कंटेंट्स के साथ, कंटेंट लेक्चर्स के साथ आप टेस्ट भी लिखना चाहते हैं, आप मेंटरशिप भी चाहते हैं एसे के लिए, तो उसकी प्राइस है 7499। लेकिन ये जो हमारा इनिशिएटिव है योजना और कुरुक्षेत्र का YouTube पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इन टॉपिक्स के जरिए, योजना और कुरुक्षेत्र के टॉपिक के जरिए, हम समझेंगे कि कैसे हम एक अच्छा एसे लिख सकते हैं। दोस्तों, कंटेंट की कभी आपको कमी नहीं आएगी। बच्चे कहते हैं कि सर हमको कंटेंट नहीं मिलता, अच्छा एसे लिखने के लिए हमको कंटेंट चाहिए। कंटेंट कहां से लेके आए, कहां से लेके आए? अरे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी आपने किताबें पढ़ी हैं, इतने सारे आपने वीडियोस देखे हैं, इतने सारे आप अखबार पढ़ते हैं, इतनी सारी मैगजीन्स आपके सामने आती हैं, तो कंटेंट की तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौन सा कंटेंट कैसे प्लेस करना है, क्या रेलेवेंट कंटेंट है, यह चीज की हमको समझ नहीं होती है, और इसी कारण हम अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते हैं। ऐसे आपने स्कूल टाइम में भी लिखा होगा। स्कूल टाइम में आपने ऑब्वियसली आप ऐसे राइटिंग लिखते होंगे, लेटर राइटिंग करते होंगे, आपके इंग्लिश की टीचर आपसे ऐसे लेटर्स लिखवाते होंगे, लेकिन उस स्ट्रैटेजी से ऐसे आप यूपीएससी में नहीं लिखेंगे। तो इस कोर्स में हम समझेंगे कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। बहुत मजेदार कोर्स रहने वाला है दोस्तों, तो इस कोर्स को जरूर एनरोल करें। ये उन बच्चों के लिए है जो 2023 में मेंस देंगे, तो डेफिनेटली जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होंगे तो प्रीलिम्स के बाद आप भी तलाश करेंगे ऐसे राइटिंग कोर्सेज के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता था वीडियो शुरू करने से पहले। और दोस्तों शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन के एनालिसिस से, पर पहले हम समझें कुरुक्षेत्र मैगजीन के बारे। ये एक मंथली मैगजीन है, केवल हिंदी और इंग्लिश में ही पब्लिश की जाती है। योजना की जो पब्लिकेशन है वो काफी भाषाओं में की जाती है, लेकिन कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है इसकी पब्लिकेशन केवल हिंदी और इंग्लिश में की जाती है। ये पब्लिश की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये मंथली जर्नल है जो कि रूरल इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रामीण क्षेत्र के जो भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि विकास से ओरिएंटेड है, उन इश्यूज पे ये यहां पे अपना पिक्चर पोर्ट्रे करता है। और क्योंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है सरकारी मैगजीन है, सरकार की पब्लिकेशन है, तो ये योजनाओं और ये जो स्कीम्स हम कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं ये काफी हमको मदद करेगा जब हम इस कंटेंट को अपने मेंस के आंसर में, ऐसे में जब हम प्लेस करेंगे। बिकॉज हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, वहां पे हमको बहुत सारा मसाला सुनने को मिलता है, बहुत सारा वहां पे क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट की योजनाओं के ऊपर, गवर्नमेंट की नीतियों के ऊपर। यहां पे गवर्नमेंट का स्टैंड होता है। तो देयरफॉर एक बैलेंस्ड ओपिनियन और एक बैलेंस्ड पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमारे आंसर्स में, चाहे वो हम आंसर्स लिख रहे हैं, चाहे हमसे इंटरव्यू में कोई चीजें पूछी जा रही हैं, कभी एक्सट्रीम स्टैंड हमको नहीं लेना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन के लिए जहां पे हम न्यूज़पेपर्स में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी पढ़ते हैं, वहां पे कुरुक्षेत्र और योजना जैसी मैगजीन्स हम पढ़ते हैं सरकार का स्टैंड समझने के लिए। तो 4 टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे इस कुरुक्षेत्र मैगजीन के इशू में से, पंचायती राज में से, वो चारों टॉपिक्स हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। शुरुआत में पहले गांधी जी की कोट को समझें। गांधी जी का क्या कोटेशन था? देखिए, कोट्स काफी जरूरी होती हैं, अगर आप अपने ऐसे में भी कोट्स लिख सकें। आजकल तो खैर कोटेशंस के ऊपर ही ऐसे आते हैं, और बच्चे फिर फिलोसफिकल एसेज जो होते हैं आज के टाइम में, बच्चे उन कोट के ऊपर ही कहानियां लिखनी शुरू कर देते हैं। खैर, फिलोसफिकल एसेज को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियोस में। अभी हम ये समझे कि अगर हमको पंचायती राज के बारे कोई ऐसे लिखने को पूछा जा रहा है, और बाय द वे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात यहां पे बताना चाहता हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज एंड में जब वीडियो खत्म होगा, एंड में एक सरप्राइज आपको यहां पे मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे में अगर हम कोई कोट लिख सकें, फॉर एग्जांपल अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, तो गांधी जी का कोट है। गांधी जी का कोट है कि जब पंचायती राज स्थापित होगा तो पब्लिक ओपिनियन वो काम कर दिखाएगा जो कभी हिंसा नहीं कर सकती। देखिए, अब गांधी जी को इस बात की खुशी कम थी कि भारत आजाद हुआ था, लेकिन इस बात का गम ज्यादा था कि दंगे बहुत हो रहे थे, कम्युनल राइट्स बहुत हो रहे थे। गांधी जी को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। गांधी जी के हिसाब से भारत सही मायने में तब आजाद होगा जब हम अपने ग्रामीण सेक्टर को, रूरल एरियाज को स्ट्रेंथन कर पाएंगे और भारत में पंचायती राज लेके आ पाएंगे, सेल्फ गवर्नेंस लेके आ पाएंगे। और ये सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज एस्टैब्लिश करे बिना नहीं आ सकता था। ये बात गांधी जी ने बहुत साल पहले कही थी। तो गांधी जी क्या कहते हैं? माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इट इज अ कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर फॉर इट्स वाइटल बॉन्ड्स। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर्स फॉर इट्स वाइटल बॉन्ड, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरडिपेंडेंट फॉर मेनी अदर थिंग्स, जिसके लिए डिपेंडेंस ऑन द कम्युनिटी, को एग्जिस्टेंस, हार्मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स याद रखते हैं। यहां पे आगे बढ़ने से पहले पॉलिटी में बातें आपने पढ़ी हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे। 30 साल हो चुके हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट को। 73rd अमेंडमेंट रूरल लोकल बॉडीज की बात करता है, पंचायती राज की बात होती है यहाँ पे। 73rd अमेंडमेंट इनैक्ट होने के चलते एक और शेड्यूल इंसर्ट किया गया, 11th शेड्यूल, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। और सिमिलरली 74th अमेंडमेंट वो बात करता है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे, और इसके चलते एक और शेड्यूल, 12th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था हमारे संविधान में। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत के बारे, 12th शेड्यूल बात करता है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पंचायती राज के बारे।
अब आर्टिकल 243 टू 243O इसमें प्रोविजंस हैं जो कि पंचायती राज के बारे में बात करती हैं। अब एज पर आर्टिकल 243 क्लॉज डी पंचायत का मतलब क्या है? देखिए ये सब बातें आपने लिखनी है। आप पहले शुरुआत में अगर पॉलिटिकल डायमेंशन जो है, अगर हम इस अमेंडमेंट की बात करें, 73rd अमेंडमेंट की बात हो, 11th शेड्यूल की बात हो, अगर आंसर में शुरुआत में हम ऐसे पॉइंट्स लिखें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि हम ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी डाल सके रिलेटेड टू पंचायती राज। तो पंचायत का मतलब क्या हुआ? पंचायत का मतलब हुआ एक इंस्टीट्यूशन, चाहे उसका जो मर्जी नाम हो, ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट which is constituted under article 243 clause B for the rural areas। पंचायत में जो आबादी है, पॉपुलेशन है, means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। ये क्लॉज F कहता है आर्टिकल 243 का। क्लॉज G कहता है विलेज के बारे। विलेज मींस अ विलेज जो कि राज्यपाल गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए। अब वो विलेज भी हो सकता है या वो ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकते हैं, जैसा राज्यपाल ने डिस्क्राइब किया हो, जैसा राज्यपाल ने स्पेसिफाई किया हो। लेट्स नॉट फॉरगेट अगेन, क्योंकि हम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट से क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट से जो आर्टिकल 40 है हमारे संविधान का, डीपीएसपी, वो इनैक्ट हुआ। आर्टिकल 40 डीपीएसपी का क्या कहता है कि सरकार वो हर एक कोशिश करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज की जा सके, और विलेज पंचायत को जो भी नेसेसरी पावर्स बेस्टो अपॉन करनी होंगी वो सरकार करेगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करेगी एंड endow them with such powers and authority as may be necessary, ताकि जो विलेज पंचायत हैं वो as units of self government function कर सके। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट, तो जैसे आपको मैंने बताया कि जो अमेंडमेंट हुआ, 73rd अमेंडमेंट हुआ, उसके चलते ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी, ये इनैक्ट किया गया। अब ये जो अमेंडमेंट थी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन डालती है राज्य सरकारों के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली राज्य सरकारों ने ही तो इनैक्ट करना है पंचायती राज एक्ट्स एज पर दी प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9, और स्टेट्स को काफी आजादी दी गई है उनके ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से कि वो जो भी कंडीशंस को इनटू अकाउंट रखना चाहते हैं व्हाइल अडॉप्टिंग द पंचायती राज सिस्टम वो कर सकते हैं। तो ये पूरी आजादी स्टेट्स को दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट्स ने पावर डिवॉल्व करनी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। 11th शेड्यूल के प्रोविजंस, यहां पे 29 प्रोविजंस हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बेसिक बातें हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ी हैं। इंपावरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के। इन ऑर्डर टू एम्पावर द ग्राम पंचायत, ये बहुत जरूरी है कि हम ग्राम सभा को, उन असेंबलीज को एम्पावर करें और इंश्योर कर सके इफेक्टिव और एक्टिव गवर्नेंस। और साथ के साथ हमको यह भी इंश्योर करना है कि ग्राम सभा में जो कि विलेज असेंबली है उसमें सारे के सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। डेमोक्रेसी में सबका योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। जन भागीदारी, जन आंदोलन ग्राम सभा के बगैर नहीं हो सकती। पंचायत के पास प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंचायत आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज वाई, क्योंकि सर लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ, और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र को और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्थापना करी गई थी सन 2004 में, ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि पीआरआईज एक जबरदस्त और असरदार इंस्टीट्यूशंस बन सके ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है गवर्नेंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की एनहांस करना, यस और नो? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए क्या चाहिए? कोई रॉकेट साइंस की बात तो नहीं है। अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छा शासन चाहिए। तो इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विल सर्व एज अ व्हीकल ताकि लोगों की जिंदगी में सुधार आ सके। ग्रामीण क्षेत्र में 65-70% से ज्यादा की आबादी कहां बसती है भारत में? दिल्ली मुंबई में तो नहीं बसती है, पुणे हैदराबाद में तो नहीं बसती है, कहां बसती है? गांव में बसती है, ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। तो पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, ये सब करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसीलिए
एक नोडल एजेंसी, एक नोडल मिनिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है इनको मजबूत बनाने के लिए, जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। याद रखें, भारत में 6.5 लाख से ज्यादा गांव हैं, विलेजेस हैं, और इन 6.5 लाख गांव में 65% से ज्यादा की आबादी इन विलेजेस में रहती है। तो देयरफॉर रूरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है यदि आने वाले 25 सालों में भारत ने विकसित भारत बनना है, तो यह बहुत जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीआरआईज, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा किसका जा रहा है? टैक्सपेयर्स मनी जा रहा है। जहां पे इतना सारा लोगों का टैक्सपेयर्स मनी जहां पे जा रहा है, तो जरूरी बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो लोग इन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग, आफ्टर ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स केवल विधानसभा या केवल लोकसभा में तो नहीं बैठे। जो ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो उनमें से चुन के आते हैं, पंचायत बनाते हैं, वो भी तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और जो बाकी अन्य कर्मचारी हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ट्रांसपेरेंसी से कैसे काम करना है, टेक्नोलॉजी का कैसे फायदा उठाना है, इसके लिए ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीआरआईज में काफी मदद करता है। यह बजट सेशन 2016-17 की बात है जब यह स्कीम को लॉन्च करा गया था, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव स्कीम, अब देखिए ये स्कीम्स का जो नाम है आपने लिखना है। ये स्कीम्स का नाम आपको प्री में भी काम आएगा, 2-4 बातें स्कीम्स के बारे आपने पढ़ी हैं वो प्रीलिम्स में भी जरूरी है। और ये स्कीम्स देखिए, अगर आप अपने एस्से में पॉलिटिकल डायमेंशन दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन दे रहे हैं, आप उसमें स्कीम्स डाल रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो पंचायती राज के बारे में इधर उधर से कुछ भी बातें करते रहे, ऐसी वैसी बातें तो नहीं करनी ना। आप इधर उधर से घूमते फिरते बातें आप करके लिखेंगे तो नंबर भी आपके घूमते फिरते मिलेंगे। प्रिसाइज एंड टू दी पॉइंट बातें हमने करनी है। ये चीजें इजीली अवेलेबल हैं। 10-12 रुपए की मैगजीन आती है कुरुक्षेत्र की योजना की, कोई ये तो है नहीं कि ये मैगजीन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्री में इंटरनेट पे पीडीएफ भी मिली होती है, लेकिन उसके कंटेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके कंटेंट को कैसे प्लेस करना है, ये भी तो समझना है कि नहीं समझना। अब ऐसे में, अब जहां पे पंचायती राज की बात हो रही है तो वहां पे स्कीम के बारे हम मेंशन करेंगे, हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पीआरआईज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है कि नहीं? 2030 तक हमने ये मीट करने हैं, है कि नहीं? तो ये कौन मीट करेगा? क्या ये 30% जो आबादी भारत की है, जो कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, इन सब शहरों में रहती है, क्या वो आबादी अचीव करेगी कि 100 की 100% भारत की आबादी ने भी योगदान देना है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने के लिए? पूरी की पूरी भारत की आबादी ने ही साथ देना है। तो उसके लिए जब हमें पता है कि हमारी आधे से ज्यादा आबादी, 80 करोड़ से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो क्यों नहीं शुरुआत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही करी जाए? अगर हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं अच्छे प्रशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए, गवर्नेंस अच्छा डिलीवर करने के लिए, तो ये सब चीजें तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में भी काम आने वाली है ना। तो डेफिनेटली अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्या करेगी? ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम जो कैपेबिलिटीज हैं, जो क्षमता है पीआरआईज की, उसको मजबूत बना सकते हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सकें। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये एम करता है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और इनिशिएटिव सेटअप करता है फॉर ई गवर्नेंस। आज जब भारत डिजिटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, पिछले 8-9 सालों में भारत ने तेजी से कदम उठाए हैं डिजिटाइजेशन के लिए, तो वो डिजिटाइजेशन हमको पंचायत में भी लेके आनी चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी डिजिटाइज करना चाहिए। तो फोकस इस स्कीम का क्या रहेगा? फोकस इस स्कीम का रहेगा कि कैसे हम जो कर्मचारी हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं, कैसे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर सकते हैं जिसके चलते हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और ई गवर्नेंस को तेजी से लेके आ सकते हैं। यह स्कीम कवर करेगा सारे राज्यों को, सारी यूनियन टेरिटरीज को और ऐसे और अन्य संस्थाओं को
जो कि ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जो कि पार्ट 9 एरियाज में नहीं आते हैं, यानी कि उन एरियाज में, यानी कि ऐसी संस्थाएं भी ग्रामीण क्षेत्र की इसमें कवर होगी जहां पे पंचायत एग्जिस्ट करती भी नहीं है। अब इसको आगे समझे, क्योंकि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अभी बात करी। यहां पे एक प्रोग्राम आता है थीमेटिक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एम्फसाइज करा है प्रिपेयरिंग पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक बड़ी अनोखी अप्रोच अडॉप्ट करी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यदि मीट करना है, लोगों के योगदान से, लोगों की कोऑपरेशन से ही होगा। लोगों के योगदान से, लोगों की कोऑपरेशन से, पीस और हार्मनी से ये तभी ये सब चीजें अचीव हो पाएंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, चाहे वो जीरो हंगर है, चाहे वो जीरो पॉवर्टी है, चाहे वो एजुकेशन फॉर ऑल है, हेल्थ फॉर ऑल है। ऐसे आइसोलेशन में तो नहीं हो पाएगा। अकेला मैं या मेरे शहर के लोग तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तो यदि हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना है, लोगों की पार्टिसिपेशन को मोबिलाइज करना है, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक प्लान बनाया है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 9 थीम में बांटा है एक टारगेटेड प्लान के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड विलेजेस की बात करें, यानी कि जो रोजगार के जो अवसर हैं, हम देखिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर। लोगों की जेब में पैसे होंगे, रोजगार के अवसर होंगे, तो लोग अपने परिवार को खाना भी खिला सकेंगे दिन में 3 टाइम का। उसके लिए रोजगार के अवसर जनरेट करना बहुत जरूरी है। ऐसे साधन क्रिएट करना बहुत जरूरी है जहां पे लोग अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड विलेज प्रोग्राम में ये सब बातें आ जाती हैं। हेल्दी विलेज, हेल्थ फॉर ऑल, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है। अब हेल्दी लाइफ इंश्योर करने के लिए क्या चाहिए? कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं है। अब पैंडेमिक ने हम सबको ये बात सिखाई है, हेल्दी विलेज, हेल्दी लाइफ है। अब हमारे यहां पे, अब देखिए आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज मोहल्ला क्लिनिक्स के आइडिया को काफी एम्फसाइज कर रही हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में आज के टाइम पे मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके बहुत एम्फसाइज किया जाता है। व्हाई? It took a pandemic for us to realize that after 75 years of independence हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अभी भी इतना कमजोर है। तो हेल्दी विलेज की शुरुआत कैसी होगी? जब हम हेल्दी लाइव्स इंश्योर कर पाएंगे बाय प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एट द विलेज लेवल। लोगों को 15-20 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ता है अपने गांव से नजदीकी डिस्पेंसरी के। नजदीकी डिस्पेंसरी क्या होती है? जो कि आपके घर से 5-10 मिनट की दूरी पे है, ना कि 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये सब चीजें इंश्योर करना बहुत जरूरी है। आज भी देखा जाता है कि गांव में जो औरतें होती हैं वो हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाती हैं। और क्या चीज जरूरी है हेल्दी विलेज के लिए? पौष्टिकता, न्यूट्रिशन, ये बहुत जरूरी है। देन चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। अब हम बात करते हैं आज के टाइम पे इतने सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। हर एक बच्चे की एस्पिरेशन है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं। लेकिन जो गांव में बच्चे हैं, क्या उनको एजुकेशन मिल रही है? और क्या उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? सिर्फ यह कहना कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, मैं अपना नाम लिख सकता हूं तो मैं पढ़ा लिखा हूं, नहीं। क्या उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? क्या उन्हें स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स मिल रहे हैं? अभी भी गांव के बच्चे हम देखते हैं ढाबे पे, दुकानों पे, रेस्टोरेंट्स में वो काम कर रहे होते हैं, प्लेट साफ कर रहे होते हैं, बर्तन साफ कर रहे होते हैं। क्यों? तो चाइल्ड फ्रेंडली विलेज जहां पे हम 100% एजुकेशन अटेन कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर जहां पे नहीं है, जहां पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, बच्चे तंदुरुस्त होंगे, बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होगी, बच्चा अच्छा खाना खाएगा, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं। तो देश का भविष्य कमजोर तो नहीं हो सकता, मैल नरिश तो नहीं हो सकता। वाटर सफिशिएंट विलेज, जल जीवन मिशन आ जाता है टू इंश्योर कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई 24 घंटे लोगों के पास है। अब देखिए, औरतों को पहले पुराने जमाने में क्या होता था, औरतें बाल्टी भर के, बाल्टी इतने दूर अपने घर से दूर जाते थे, कुएं से वो पानी लेके आते थे, एक ही बाल्टी में पूरे दिन का गुजारा करते थे। अब उनके घर में नल हो, नल में 24 घंटे पानी आता रहे, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, कुकिंग करने के लिए भी, सब चीजों के लिए। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। यही सब बातें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कही गई हैं। कोई आइसोलेशन में तो बातें मैं नहीं डिस्कस कर रहा। क्लीन एंड ग्रीन विलेज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, विलेज विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं विलेजेस में वो तो हो सके। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चलो वाईफाई, इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, पर यह कह देना कि उस गांव में वाईफाई है डजंट मीन कि वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आ गई है। सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, ये भी तो बेसिक फैसिलिटीज हैं। सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड विलेजेस, ताकि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव किया जा सके। विलेज विद गुड गवर्नेंस, ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके।
कितनी सारी सरकारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, लेकिन क्या वो लोगों तक पहुंचती हैं? याद करिए, आज से 40 साल पहले राजीव गांधी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया खर्च किया जाता है सोशल स्कीम्स में, तो गरीब के पास केवल उस 1 रुपए में से 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे कहां जाते हैं? वो विचौलिए खा जाते हैं भाई साहब। तो ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बनाने, अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। वुमेन फ्रेंडली विलेजेस, ताकि देखिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम से कम हो सके, हो ही ना, जीरो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो। औरतें भी आगे बढ़ के आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, वो भी अपने आप को इंपावर्ड फील करें। बहरहाल ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। यदि आप इनको गोल्स को, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इनको पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे गोल्स इन थीम्स के साथ ही मेल खाते हैं। ई ग्राम स्वराज की बात करें। अब ई ग्राम स्वराज क्या है? मोदी जी आने से पहले क्या कहते थे? जब 2014 में इलेक्शन से पहले उनका क्या नारा था? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। कि जहां पे इतनी सारी सरकारों की मशीनरी इन्वॉल्व है, इतनी सारी सरकारी यंत्र तंत्र इन्वॉल्व है, इतने अफसर इन्वॉल्व है, इतनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, दैट इज नॉट गुड गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि अननेसेसरली ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्रीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए जब लॉ मेकिंग और लॉ इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस होना चाहिए। तो ई ग्राम स्वराज जो है, ये एप्लीकेशन है और ये जीता जागता एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल उस मोटो का है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स सर्व करता है, चाहे वो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन का हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने की बात हो, चाहे वो कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने, कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ज्यादा एफिशिएंसी लेके आने की बात हो, या चाहे वो अवेयरनेस को स्प्रेड करने की बात हो अबाउट लोकल गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? यूएन की परिभाषा के हिसाब से, हमने एथिक्स में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस यूएन क्या कहता है? कंसेंसस और गुड गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन वो है जो कंसेंसस ओरिएंटेड है। ये नहीं कि धक्के से आपने कुछ कह दिया तो बस वही लोगों को मानना पड़ेगा, लोगों को साथ में लेके चलना होता है। चाहे आप आईएएस अफसर हैं, चाहे आप आईपीएस अफसर हैं, यही नहीं कि आज आपने यूपीएससी क्रैक करके आपने 4 पेपर लिख के आप आईएएस बन गए हो तो जो आप चाहोगे वो होगा। नहीं, आप आईएएस हो, चलो आप पेपर दे के आए हो, आपने सबके साथ मिलके तालमेल के साथ काम करना है, कंसेंसस बनाना है। यदि आपने कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है और लोग उस स्कीम को अपोज कर रहे हैं तो वो भी आपका ही काम है कि कैसे लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं कि ये स्कीम आपके फायदे के लिए है, सरकार आपका नुकसान नहीं चाह रही है। गुड गवर्नेंस वो है जो कि अकाउंटेबल है। आप एक आईएएस अफसर, चलो आप आईएएस अफसर हैं या कोई छोटे कर्मचारी भी हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं। एज अ सरकारी कर्मचारी आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक सर्विस, लोगों की सेवा करना। यू आर अ सिविल सर्वेंट, तो आप अकाउंटेबल किसको हैं? क्या अकाउंटेबल आप अपने राजनेताओं को हैं? आपकी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी अपने लोगों के ऊपर है। ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव और एफिशिएंट। अशोक खेमका, नाम याद होगा इनका, हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, कितनी बार इनके तबादले हुए हैं। गुड गवर्नेंस की जब बात आती है तो इनका नाम हमारे सामने आता है। गुड गवर्नेंस केवल इफेक्टिव नहीं बट एफिशिएंट भी होती है। गुड गवर्नेंस वो है जहां पे लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। गुड गवर्नेंस वो है जहां पे रूल ऑफ द लॉ फॉलो किया जाता है। तो ई ग्राम स्वराज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ई ग्राम स्वराज की डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना पंचायत में, और साथ के साथ ग्रास रूट गवर्नेंस को इंप्रूव करना बाय एम्पावरिंग द रूरल सिटीजंस। ई ग्राम स्वराज ये एक वर्क बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, लेकिन 24 अप्रैल 2020 में नेशनल पंचायती राज डे, तो 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज डे मनाया जाता है। ई ग्राम स्वराज एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज्यादा असरदार रही है इन ब्रिंगिंग टुगेदर टेक्नोलॉजी, integrated system of information gathering, micro level planning and work based accounting for the last tier of local self government called as पंचायत। इस एप्लीकेशन का यूजर बेस क्या है? 2.5 लाख से ज्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस एप्लीकेशन की उपलब्धि उठा रहे हैं, और लगभग सारे राज्य सरकारें, लगभग ये जो एप्लीकेशन का जो यूजर बेस है पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 6 यूटीज में फैला हुआ है। तो ये एप्लीकेशन, जब से इस एप्लीकेशन की स्थापना करी गई है तब से इसके जो फंक्शंस हैं और उसका जो रोल है वो इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज कंटिन्यूस फीडबैक। देखिए, जब 2.5 लाख से ज्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस एप्लीकेशन की उपलब्धि का फायदा उठा रहे हैं तो कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा है। किससे? लोगों से।
अल्टीमेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है ई ग्राम स्वराज्य प्रोजेक्ट के? वो तो लोग हैं ना। तो जो क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें, लोगों की बात करें, एंड यूजर्स की बात करें एट द ग्राम पंचायत लेवल या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करें, वो इस एप्लीकेशन को और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को और असरदार और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कंटिन्यूसली अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। तो यहां पे इसके हम फंक्शंस देख सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इस एप्लीकेशन के। चैलेंजेस, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमलेस, 24 घंटे 365 दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमलेस हो। अब पिछले 7-8 सालों में भारत डिजिटाइज बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन अभी भी काफी ऐसे एरियाज हैं, काफी ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहां पे इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी पूरा प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है। तो उसके बाद अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन हो भी जाए, अगर ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन हर जगह पे हो भी, कुछ अभी भी लोग काफी सारे ऐसे हैं जिनको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता, जिनको नहीं पता स्मार्टफोन के बारे में, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। फिर उसके बाद कुछ और इश्यूज आते हैं, डेटा प्रिवेसी का इशू आता है, कंटेंट अवेलेबिलिटी का इशू आता है। डेवल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायत किसने करना है वो काम? वो तो राज्य सरकारों ने करना है, लेकिन अभी भी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो कि कंप्लीटली डिवॉल्व नहीं कर रही हैं पावर्स टू पंचायत। पंचायत में जो मोस्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अब देखिए ये थोड़ा अगेन यहां पे पॉलिटिकल वो कंसेप्ट आ जाता है। अब म्यूनिसिपैलिटीज में और पंचायत में जो कैंडिडेट्स होते हैं, दे आर बैक्ड बाय अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, और अगर वो सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में नहीं है, रूलिंग पार्टी इन द स्टेट नहीं है, तो अगेन यहां पे फिर इशू और कंफ्लिक्ट आता है। मान लीजिए रूलिंग पार्टी स्टेट में बीजेपी है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज और जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के हुए हैं, लेट्स से कांग्रेस पार्टी के हुए हैं, तो फिर यहां पे कंफ्लिक्ट आ जाता है। अब ये पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट आना और यहां पे तू मैं होना, इससे नुकसान किसको है? नुकसान तो 65% पॉपुलेशन को ही होगा जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। बहुत सारे पंचायत के पास टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स नहीं आते हैं। अब राज्य सरकारें कहती हैं कि जी हमारे पास फंड्स केंद्र सरकार से नहीं आए, केंद्र सरकार कहती है कि नहीं हमने तो फंड्स दे दिए हैं। तो पिसता कौन है? जो आम नागरिक है, जो लोग हैं, वो पिसते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली बात करेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे। स्वामित्व, इसका हिंदी का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी वस्तु के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल होना, राज होना, मालिकपन, जिसको हम मालिकपन कहते हैं। स्वामित्व स्कीम यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। चाहे आपकी जमीन 50-100 एकड़ है, चाहे आपकी जमीन 1 एकड़ है, आपकी जमीन है, और अपनी जमीन पे अधिकार होने का जो गर्व होता है इंसान को, चाहे आपकी जमीन जितनी मर्जी हो, चाहे आप 5000 एकड़ के मालिक हो, चाहे आप 1 एकड़ के मालिक हो, आप मालिक हैं उस जमीन के। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि उसका रिकॉर्ड बना रहे कि हाँ ये जमीन जो है आपके नाम पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन आज हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो करप्शन है, सबसे ज्यादा जो घोटाले होते हैं, सबसे ज्यादा जो काला धन है, वो रियल एस्टेट सेक्टर में ही जनरेट होता है। लैंड्स की रजिस्ट्री नहीं होती है, फर्जी तरीके से लैंड्स की रजिस्ट्री कराई जाती है, फर्जी तरीके से लैंड्स को एक्वायर किया जाता है, गांव वालों को पता नहीं होता, उनकी जमीन छीन ली जाती है। अब देखिए, अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप लेके आना चाहते हैं, कोई आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो भी बहुत टीडियस होता है हमारे देश में। तो पिसता कौन है? पिसते दोनों हैं, आम इंसान भी पिसता है, और जिसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है कोई प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, वो इंसान भी पिसता है। तो स्वामित्व जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई थी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। अगेन ये भी अप्रैल 24 नेशनल पंचायती राज डे को लॉन्च करी गई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि प्रमोट करती है सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एक ज्यादा सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया। अब देखिए 6 लाख से ज्यादा गांव है हमारे देश में, इनको सर्वे किया जाएगा आने वाले 2-3 सालों में, और ये जो सर्वे किया जाएगा, लोगों की जमीनों को सर्वे किया जाएगा, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा विच इंक्लूड्स ड्रोन्स, ताकि प्रॉपर्टी डेटा को कलेक्ट किया जा सके। ये स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये स्कीम का उद्देश्य है ताकि जो झगड़े हैं, देखिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जमीन हर किसी को प्यारी होती है, वो जमीन 1 एकड़ की हो या वो चाहे 1000 एकड़ की हो। ये स्कीम का मकसद क्या है कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो रिड्यूस किए जा सके, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए जा सके, साथ के साथ अगर लोगों ने अपनी जमीन बेचनी है तो वो झगड़े में ना रहे। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है, बेटे को विदेश भेजना है, बेटी का ब्याह कराना है, तो इंसान अपनी जमीन बेच के और अपने खर्चे पूरे करने के लिए कई बार जमीन बेचनी पड़ जाती है, लेकिन वो जमीन तभी बेच पाएगा यदि रजिस्ट्री में, रिकॉर्ड्स में उसके नाम पे वो जमीन रजिस्टर्ड होगी। लेकिन यदि रजिस्टर्ड ही ना हो, वो बेचारा इंसान अपनी जमीन भी नहीं बेच सकता, अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता, विदेश में पढ़ाने के लिए बेटे की शादी नहीं कर सकता।
तो इजीली आप अपनी जमीन को बेच सकें, आपकी जमीन आपकी है, चाहे उसको बेचे या ना बेचे वो आपका अधिकार है। तो लेकिन अल्टीमेटली जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स जो होते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो रिड्यूस होंगे यदि स्कीम को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके। ये स्कीम का एम है टू स्ट्रीमलाइन प्लानिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन एज वेल एज इंश्योरिंग रेजिडेंट्स कि वो इन्फॉर्म्ड है अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे इन द रूरल एरियाज। आपके क्या अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण एरियाज है, लोगों को इस बात के बारे में सूचना पूरी होनी चाहिए। Aim of the scheme is to provide an integrated property validation solution for the rural India for demarcating, for separating the inhabitant, यानी कि जो आबादी लैंड है in the rural areas। तो इसके चलते जो लेटेस्ट ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये वेरियस स्टेजेस हैं जो कि स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में काफी यूजफुल रहती हैं। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज जैसे कि यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है पहले तो स्टेट एंड सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में, तो आइडेंटिफाई किया जाएगा लैंड साइट्स को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में है चाहे वो विलेजेस में है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, डीमार्केट किया जाएगा इनहैबिटेंट एरिया यानी कि आबादी एरिया, और डीमार्केट किया जाएगा प्रॉपर्टी बाय द चूना लाइंस। रेवेन्यू ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ के साथ फाइनल मैप्स और प्रॉपर्टी डेटा को जनरेट किया जाएगा ताकि लोगों को पता लग सके कि हाँ ये जमीन मेरी है, चाहे वो जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, और उनके क्या अधिकार है उस जमीन के ऊपर वो भी उनको पता लगेगा। अब सेंसस जो 2011 में हुआ था, देखिए 2021 में तो सेंसस नहीं हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख गांव है भारत में। मोस्ट ऑफ द विलेजेस, इनका सर्वे कब हुआ था? आज से 250-300 साल पहले। यानी कि देयर इज अ डायर नीड टू अपडेट द लैंड रिकॉर्ड्स। भारत कितना लूज कर रहा है ये डिस्प्यूटेड लैंड टाइटल्स के चलते, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के चलते। भारत लगभग 1.3 to 1.5% ऑफ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ लूज कर रहा है। पेंडिंग लिटिगेशंस होती हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि डिले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20 लाख करोड़ वाज इफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी कन्फ्लिक्ट्स। और ये जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं ये जुडिशरी के ऊपर, ऑलरेडी जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है पेंडिंग लिटिगेशन केसेस का, लेकिन ये लैंड डिस्प्यूट्स, ये लैंड झगड़े जुडिशरी के ऊपर बर्डन और बढ़ा देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्वामित्व के टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू सिटीजंस इन रूरल इंडिया बाय इनेबलिंग देम कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एज अ फाइनेंशियल एसेट यूज कर सके। और फाइनेंशियल लिक्विडिटी क्या है कि जब मर्जी चाहें अपने एसेट को बेच सकते हैं और उसके बदले आपको पैसे मिल सकते हैं। एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड को क्रिएट किया जा सके रूरल प्लानिंग के लिए। देन प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमिन करने के लिए बहुत जरूरी है कि लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर and the geographical information system maps which can be leveraged by the department, by the land revenue officials, जो कि हाईली करप्ट भी होते हैं। आपको पता है, आपने अपनी जमीन की रजिस्ट्री करानी हो, आपने पटवारी के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है, उनकी जेब गर्म करे बिना कोई काम नहीं बनता है। कितनी रिश्वतखोरी होती है इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट जो है, लीगल केसेस जो है वो कम हो सके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के। तो आप देख सकते हैं कि एज ऑफ 17 मई 2023 मैंने वेबसाइट में से डेटा निकाला है, ड्रोन सर्वे लगभग 2,44,160 विलेजेस में कंप्लीट हो चुका है। 6.5 लाख विलेजेस हैं, तो लगभग 2,44,000 विलेजेस में ड्रोन सर्वे कंप्लीट हो चुका है। और इस स्कीम को लॉन्च हुए को लगभग अब 3 साल हो चुके हैं। चैलेंजेस की बात आती है। चैलेंजेस में पहली बात तो है प्रोवाइडिंग लीगल वैलिडिटी टू द प्रॉपर्टी कार्ड, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन को इंश्योर करना, ये और भी बड़ा चैलेंज है। और ये इंप्लीमेंटेशन को, ये स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए काफी ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स हैं जिसमें अमेंडमेंट लेके आना बहुत जरूरी है। अब इसमें ज्यादा जो सहयोग और कोऑपरेशन है वो राज्य सरकारों का भी चाहिए। तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने अभी तक भी एफिशिएंटली पावर डिवॉल्व ही नहीं करी पंचायत को। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में इतने स्ट्रांग और एफिशिएंट हुए ही नहीं है, तो फिर ये स्कीम तो बहुत दूर की बात है। देन लास्ट में बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना, लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस हो ताकि लोग एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें, एक लंबी उम्र लीड कर सकें। ठीक है, लोगों का अधिकार है कि वो एजुकेशन प्राप्त करें, वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकें, पॉलिटिकल फ्रीडम उनके पास हो, गारंटेड ह्यूमन राइट्स उनके पास हो, मान मर्यादा उनके पास हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को एंजॉय कर सकें। तो ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज है, इसको डिफाइन करने में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अभी यहां पे लिख लें ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। इधर उधर घूमने से बजाय, इधर उधर आप चीजें भटकने से बजाय अगर आप ये 2-3 लाइनें लिख लेंगे दैट व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, और वो आप अपने एसे में, अपने आंसर में कोट कर देंगे, तो कोई नुकसान की बात नहीं है।
सीधा कहें कि देखिए यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट ये सब बातें करती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हो रहा है? सर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, क्रिटिसिज्म बहुत पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि अरे 73rd 74th अमेंडमेंट का क्या हुआ है, अभी भी रूरल लोकल बॉडीज उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी भी अर्बन लोकल बॉडीज में करप्शन बहुत है, पैसे नहीं आ रहे हैं, फंड्स फंक्शनरीज अच्छा नहीं परफॉर्म करें। ऑल राइट फाइन, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, स्पेशली जब आप योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहे हैं। यू हैव टू सी द गुड साइड ऑल्सो, दैट यस ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एट द रूरल लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम का मकसद क्या है? एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस की तरह काम करना, जो कि अब सेल्फ गवर्नेंस अगर अच्छा प्रशासन लेके आ रहे हैं, मैं एक गांव में रहता हूं, मैं अपने बच्चों को चाहता हूं अच्छी एजुकेशन मिले, उतनी अच्छी एजुकेशन मिले जो कि मेरे भाई के जो बेटे हैं जो शहर में पढ़ते हैं उनको मिलती है, तो मेरे को भी, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भी वही एजुकेशन मिले। एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सब चीजें एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन लिविंग इन अ विलेज मैं चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इलेक्टेड हैं, वो कहां से? वो अमेरिका से आए हैं क्या? वो स्पेन से आए हैं? वो भी तो गांव के ही हैं। तो जब आप सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जब आप सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस की, तो आपको पता होगा कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत कमजोर हैं आपके विलेज में, उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ टारगेटेड पब्लिक सर्विसेज, दिस हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस गवर्नमेंट सर्विस के एंटाइटलमेंट उनको मिल रही है, किस गवर्नमेंट सर्विस के उनको लाभ मिलने चाहिए, उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। अब अगर आपको राशन मिल रहा है या अगर आपके बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रही है तो आपका फायदा ही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता और फायदा विचोलिए उठा जाते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स है, मनरेगा की बात हो, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें क्षमता है कि लोगों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एनहांस कर सकती है ये स्कीम्स, और पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट में बहुत बेनिफिशियल रह सकती हैं। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले 8-9 सालों में और ज्यादा पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट हुआ है। आज से 10-11 साल पहले वर्ल्ड बैंक का यह कहना था कि 22% आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि लगभग 10% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इंप्रूवमेंट तो हो रहा है। Human development through PRIs. तो PRI not only engages in the implementation of so many सरकारी schemes, but also ensures जन भागीदारी, because public participation they have a very important role to play. चाहे वो education है, चाहे वो health है। अब पंचायत ने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बच्चे स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 दे आर इनरोलिंग इनटू स्कूल्स। अभी भी प्रॉपर 100% एनरोलमेंट रेशो हम नहीं अचीव कर पाए हैं, बट वी हैव गॉन माइल्स अहेड। रोल ऑफ पंचायत इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए अब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की जहां पे बात आती है, प्रदूषण जो हो रहा है, वातावरण में जो तब्दीली आ रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि गांव वालों के कारण हो रहा है, वो तो अब ह्यूमैनिटी के कारण ही हो रहा है। ज्यादातर जो लोगों का स्वार्थ या लोगों की जो मटेरियल नीड्स हैं वो गांव में नहीं होती हैं, शहरों में होती हैं। अब शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, शहरों में वातावरण बदल रहा है, बाढ़ आ रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, नुकसान किसको होता है? आज यहां पे बारिश आए, आहा बड़ी अच्छी मौसम हो गया जी, बारिश आ गई, गर्मी बहुत ज्यादा थी, चलो आज हमको एसी नहीं चलाना पड़ेगा, पंखे में काम चल जाएगा। लेकिन किसान के बारे सोचें जो कि गांव में रहता है, बारिश तो उसको भी चाहिए, गर्मी से राहत तो उसको भी चाहिए, लेकिन बारिश आ रही है, उसकी फसल खराब हो रही है, उस बारिश का क्या फायदा? तो अब बात यहां पे समझने वाली यह है कि जब क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई पूरे दुनिया की है, जब आज हमारे प्रधानमंत्री ने नेट जीरो का टारगेट टुवर्ड्स 2070 रखा है, आज जब हम कदम उठा रहे हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान हमारे गांव वासियों का भी रहेगा इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये बहुत क्रूशल रहेंगे पॉलिटिकल मोमेंटम बनाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि जन भागीदारी को मोबिलाइज करने के लिए। तो दोस्तों एक सरप्राइज आपको मैंने कहा था, वो ये है राइट एन एसे। पंचायती राज इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आपने एक एसे लिखना है। सिंपल सा कोट है, सिंपल सा टॉपिक है आपके सामने। आज पूरा वीडियो ये 40 मिनट, वैसे कोशिश तो थी कि चलो थोड़ा जल्दी करें, लेकिन चलो टाइम ज्यादा लग गया। इसके ऊपर आपने एसे लिखना है और सरप्राइज ये है कि ये जो एसे है, देखिए जितने भी बच्चे अभी लिख रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। यहां पे आपने क्या करना है, नीचे आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, एसे योजना इन कुरुक्षेत्र। ये वही टेलीग्राम चैनल है, आपको याद होगा जो बहुत सारे बच्चे अगर पहले से मैं जो एडिटोरियल एनालिसिस करता आ रहा था, उसी एडिटोरियल एनालिसिस के जो टेलीग्राम चैनल को रीनेम करा है एसे योजना इन कुरुक्षेत्र। तो यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप एसे में मार ना खाएं, चलो पेड कोर्सेज तो ऐसे के आप ले ही सकते हैं, लेकिन एक फ्री इनिशिएटिव है,
इसके ऊपर एक ऐसे लिखिए और मैं आपको फीडबैक दूंगा। मैं पर्सनली जो बच्चे ऐसे लिखेंगे सबको फीडबैक मिलेगा। मैं आपको एक टाइम लिमिट बता रहा हूं कि आप ऐसे कब तक लिख सकते हैं, 25 जून तक। 25 जून तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 25 जून 2023 तक। अभी प्रीलिम्स दे दो, प्रीलिम से फ्री हो जाओ। प्रीलिम से फ्री होके हफ्ता का रिलैक्स अगर आपने करना है, अब 3-4 दिन आपने थोड़ी छुट्टी मनानी है, ब्रेक लेनी है, घूमने जाना, चले जाओ। 25 जून 2023 तक इस टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबका ऐसे आने चाहिए। फीडबैक मैं दूंगा, वो मेरी गारंटी है, चाहे वो वॉइस क्लिप के थ्रू दूं, चाहे वो लिख के दूं। लेकिन आपने ऐसे लिखना है, हर एक महीने के लास्ट वीकेंड पे सैटरडे और संडे को एक दिन रखेंगे योजना का, एक दिन रखेंगे कुरुक्षेत्र का। ठीक, ये हम डील बनाई रखेंगे, कोशिश करेंगे इस इनिशिएटिव को आगे तक लेके जाएं। आपकी सपोर्ट और आपका प्यार इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने एंड तक वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। सो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।